हिंदी के मूर्धन्य कवि केदारनाथ सिंह की कविताएं भाषा की सहजता और बिंब की सादगी के लिए ख्यात है। जनपदीय शब्दावली और ठेठ ग्रामीण विषय उनके यहाँ प्रमुखता से अंकित हैं। तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवि केदारनाथ सिंह का पहला संग्रह बिल्कुल अभी सन 1960 में प्रकाशित हुआ। अब तक उनकी कविताओं के 8 संकलन और 5 गद्य कृतियां प्रकाशित हैं। प्रस्तुत है उनके नवीनतम संकलन सृष्टि पर पहरा से कुछ कविताएं। एक पुरबिहा का आत्मकथ्य गीता शैली में। पर्वतों में मैं अपने गांव का टीला हूँ, पक्षियों में कबूतर, भाखा में पूर्वी, दिशाओं में उत्तर। वृक्षों में बबूल हूँ, अपने समय के बजट में एक दुखती हुई भूल। नदियों में चंबल हूँ, सर्दियों में एक बुढ़िया का कंबल। इस समय यहाँ हूँ, पर ठीक इसी समय बगदाद में जिस दिल को चीर गई गोली, वहाँ भी हूँ। हर गिरा खून अपने अंगोछे से पहुँचता, मैं वही पुरबिहा हूँ जहाँ भी हूँ। ईश्वर को एक भारतीय नागरिक के कुछ सुझाव। ईश्वर, अगर दुनिया फिर से बनानी हो जिसमें देर हो रही है, तो मेरे कुछ सुझाव हैं। अधिक नहीं, बस 5 या 7। सबसे पहले अणुबम को पृथ्वी से उठाकर रख लेना स्वर्ग में। स्वर्ग का तो शायद कुछ न बिगड़े, पर हम पृथ्वीवासी एक भयानक दुस्वप्न के आतंक से उबर जाएंगे। पैसे को दुनिया से ले लेना वापस और हवा को बना देना उसका विकल्प, बदल देना ब्रह्मांड का जर्जर पहिया और अपनी पुरातन घड़ी को मिला लेना पृथ्वी की धूप घड़ी से। यहाँ शहरों की गलियाँ अब पड़ रही हैं छोटी, इसलिए कुछ ऐसी जुगत करना कि पृथ्वी के बच्चे कभी कभी क्रिकेट खेल आएँ चांद पर। भारत का सृजन अगर फिर से करना, तो जाति नामक रद्दी को फेंक देना अपनी टेबल के नीचे की टोकरी में। बनारस को रहने देना वरुणा और गंगा के बीच के दियारे में। पर दिल्ली को, यहाँ बहुत धुंध है, यहाँ से उठाकर यमुना और कुतुब समेत रख देना कहीं और, ताकि केंद्र को मिलती रहे हाशिए की रोशनी। इस उलटफेर में बस इतना ध्यान रहे, मेरा छोटा सा गांव कहीं उजड़ न जाए और दलपतपुर चट्टी की बुढ़िया की बकरी लौट आए घर। सुझाव तो ढेरों हैं, पर जल्दी जल्दी में यह अंतिम सुझाव। इधर मीडिया में विनाश की अटकलें बराबर आ रही हैं, सो पृथ्वी का कॉपीराइट संभाल कर रखना। यह क्लोन समय है, कहीं ऐसा न हो कोई चुपके से रच दे एक क्लोन पृथ्वी। नदी का स्मारक। अब वह सूखी नदी का एक सूखा स्मारक है, काठ का एक जर्जर पुराना ढांचा, जिसे अब भी वहाँ लोग कहते हैं नाव। जानता हूँ लोगों पर उसके ढेरों उपकार हैं, पर जानता यह भी हूँ उस ढांचे ने बरसों से पड़े पड़े खो दी है अपनी ज़रूरत। इसलिए सोचा अब की जाऊँगा तो कहूँगा उनसे, भाई लोग काहे का मोह, आखिर काठ का पुराना ढांचा ही तो है। सामने पड़ा एक ईंधन का ढेर, जिसका इतना टोटा है। वैसे भी दुनिया नाव से बहुत आगे निकल गई है, इसलिए चीर कर फाड़ कर उसे झोंक दो चूल्हे में। यदि नहीं तो फिर एक तखत या स्टूल ही बना डालो उसका। इस तरह मृत नाव को मिल जाएगा फिर से एक नया जीवन। पर पूरे जतन से उन शब्दों को सहेज कर जब पहुंचा उनके पास, उन आंखों के आगे भूल गया वह सब जो गया था सोचकर। दुनिया नाव से आगे निकल गई है, यह कहने का साहस हो गया तार तार। वे आंखें इस तरह खुली थी मानो कहती हों, काठ का एक जर्जर ढांचा ही सही, पर रहने दो नाव को। अगर वह वहाँ है तो एक ना एक दिन लौट आएगी नदी। जानता हूँ वह लौट कर नहीं आएगी, आएगी तो वह एक और ही नदी होगी जो मुड़ जाएगी कहीं और। सो चलने से पहले मैंने उस जर्जर ढांचे को सिर झुकाया और जैसे कोई यात्री पार उतर कर जाता है घर, चुपचाप लौट आया। कपास के फूल। वे देवता को पसंद नहीं, लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं। आश्चर्य तो ये है कि कविगण भी लिखते नहीं कविता कपास के फूल पर। प्रेमी जन भेंट में देते नहीं उसे कभी एक दूसरे को, जबकि वह है कि नंगा होने से बचाता है सबको। और सुतर गया मौसम
तो भूख और प्यास से भी बचाता है वह। ईश्वर को ठंड लगती नहीं, वैसे नंगा होना भी वहाँ उतना ही सहज है, उतना ही दिव्य। इसलिए इतना तय है कि ठंड के विरुद्ध आदमी ने ही खोजा होगा पृथ्वी का पहला कपास का फूल। पर पहला झिंगोला कब पहना उसने, पहले तागे से पहली सुई की कब हुई थी भेंट, यह भूल गई है हमारी भाषा, जैसे अपनी कमीज पहनकर भूल जाते हैं हम अपने दर्जी का नाम। पर क्या कभी सोचा है आपने, वह जो आपकी कमीज है किसी खेत में खिला एक कपास का फूल है जिसे पहन रखा है आपने। जब फुर्सत मिले तो कृपया एक बार इस पर सोचें जरूर कि इस पूरी कहानी में सूत से सुई तक सब कुछ है, पर वह कहाँ गया जो इसका शीर्षक था। अगर इस बस्ती से गुजरो, अगर इस बस्ती से गुजरो तो जो बैठे हों चुप उन्हें सुनने की कोशिश करना। उन्हें घटना याद है पर वो बोलना भूल गए हैं। वो जो दिख रहा है सामने एक पुराना सा पेड़, उसकी छाल को ज़रा सा कुरेद कर देखना। उसके नीचे दबी हैं कई कहानियाँ, जाने कितने चरित्र। अगर रास्ते में दिख जाए कोई पड़ा हुआ ठीकरा, उठा लेना उसे, हो सकता है उसमें छिपा हो कोई नया हड़प्पा। थोड़ा आगे जाने पर एक छोटा सा जर्जर घर तुम्हें मिलेगा। कुछ समय पहले तक उसमें एक बुढ़िया रहती थी, मर्दों की दुनिया से लड़ती झगड़ती एक निपट अकेली खुददार और इस बस्ती की सबसे दमदार आवाज़ थी। ज़रा सोचना इस पर, क्या यह संभव नहीं कि उस घर को कर दिया जाए घोषित एक राष्ट्रीय धरोहर। वैसे तो रास्ता थोड़ा टेढ़ा होगा, पर वो जिधर से आ रही है एक आटा चक्की के चलने की आवाज़, उस सकरी गली से ज़रूर होते जाना। वहाँ चक्की पर झुका एक चेहरा तुम्हें दिखेगा। उसने इतने समय से और इतना देखा है दानों की हड्डियों को चूर चूर होते कि वह खुद तुम्हें लगेगा एक दाने की तरह अपनी बारी के इंतज़ार में। अब यहाँ तक आए तो मेरी गुजारिश है, गफूर मियाँ से ज़रूर मिलते जाना और कैमरा हो तो लेते जाना उनकी शतायु झुर्रियों का एक फ़ोटो। वह इस बस्ती की एक छोटी सी भेंट होगी तुम्हारे लिए।